गांधी को हम जाने भले नहीं, मगर उनका नाम बहुत अपरिचित नहीं है, कम से कम हमारी और आपकी पीढ़ी के लिए। गांधी किस्सों में हैं, मिथक के रूप में हैं, लोकगीतों से लेकर फिल्म तक में हैं। गांधी को पूछने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो उनसे बहस करने वाले लोग भी शुरू से रहे हैं। उनको चौराहों पर मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया तो उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। आखिर क्यों न हो, गांधी लोगों को उद्वेलित करने से बाज नहीं आते हैं। वे ड्रीमर हैं और डूअर भी। हैरानी होती है कि आखिर किस मिट्टी के वे बने थे। तकरीबन 150 साल पहले जन्मे इस इंसान को दुनिया भर के 150 के करीब देशों ने अपने अपने डाक टिकट पर सजा रखा है। इसी इंसान को आज़ादी मिलने के बाद 6 महीने भी जिंदा रहने की मोहलत नहीं मिली। अब तो उनकी हत्या के 73 साल हो गए हैं, फिर भी वो बहुतों के चिढ़ और गुस्से की वजह बने हुए हैं। और हमें याद आती है गांधी की दोस्त मिली ग्राहम पोलक की बात कि ज़्यादातर औरतें मर्दों को उनके मर्दाना व्यवहारों के लिए पसंद करती हैं, मगर गांधी में जो औरतानापन है उस वजह से उन्हें ढेर सारी औरतों का प्यार मिला है। इसलिए कि आस्था, सहन शक्ति, धीरज, समर्पण, कोमलता और ज़िद, ये सारे गुण जो औरतों से जुड़े माने जाते हैं वे गांधी में मिलते हैं। हर कतरा तूफ़ान में हम कुछ औरतों की आवाज़ों को लेकर आपके सामने आए हैं जो मुख्तलिफ निगाह से गांधी को देख रही हैं। यहाँ सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, इस्मत चुगताई, ताज साहिबा लाहौरी हैं, तो एनी मेरी पीटरसन, एलन हॉरुप और इमा टार्लो भी। उनकी भाषा अलग अलग है तो विधा भी। कहीं कहीं हमने उनका अनुवाद भी किया है। विनोद कुमार द्वारा निर्देशित इस प्रस्तुति का आरंभ हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुण्य स्मरण के अंश से करने जा रहे हैं। एक शताब्दी पहले भारत के क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय होना हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके जन्म के 2 वर्ष पूर्व महर्षि कार्ल मार्क्स का कैपिटल शीर्षक ग्रंथ प्रकाश में आ चुका था, जिसने आर्थिक धरातल पर मानव समानता का उद्घोष किया। गांधी जी के जन्म के दूसरे वर्ष 1870 में क्रांत दृष्टा लेनिन का जन्म हुआ। प्रकृति संभवतः अपने किसी गूढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए महापुरुषों के मस्तिष्क और हृदय को जिस सतर्कता से असाधारण बनाती है, उसी से उसकी आकृति को साधारणता देती है। अपनी अपनी दिशा में सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी और लेनिन दोनों आकृति में सामान्य जन के प्रतिनिधि थे। ना उन्हें विशालकाय शरीर मिला था, ना असाधारण सुंदर रूप। एक को मैंने देखा है, परंतु दूसरे की रूपरेख से मेरा प्रत्यक्ष और आत्मीय परिचय रहा है। कुछ कृश, लंबी और इस्पाती स्नायुजाल से कसी उज्ज्वल श्यामवर्ण देह को देखकर लगता था मानो किसी सांचे में ढली लौह प्रतिमा को ज्वाला से धोकर स्वच्छ कर दिया गया हो। प्रलंब बाहुओं पर संभलती चौड़ी हथेलियों की लंबी और दृढ़ गठित उंगलियों में एक विशेष कोमलता और विद्युत का असामान्य संगम था। वे हाथ जितने निरंतर रूप और विनीत भाव से प्रणाम में जुड़ जाते थे, उतनी ही आत्मीय पर वज्र मुष्टि से दूसरे का हाथ थाम लेते थे। उनके स्पर्श की विद्युत ही स्पष्ट कर देती थी कि वह जिस दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पकड़े हुए हैं, उससे उसे छीन लेना किसी के वश में नहीं है। शुभ्र खादी में आजानू आच्छादित विशेष पुष्ट घुटनों पर सुती हुई सी पिंडलियों वाले कुछ बड़े पैर धरती को पूरी शक्ति से पकड़ते थे। चलते हुए ही नहीं, ठहरे हुए भी वे चरण चलने वाले की आबाद गति और अपने गंतव्य में उसकी अडिग आस्था व्यक्त कर देते थे। डगमगाना, कंपित या विचलित होना मानो उन पगों के लिए अकल्पनीय स्थिति थी। उनके साथ चलने पर मन की ऐसी स्थिति हो जाती थी मानो हम हर पग पर बनते किसी अलक्ष्य स्वप्न की ओर किसी चुंबकीय शक्ति से खींचे चले जा रहे हैं। उन पगों के साथ पग मिलाकर चलना गति के विषय में एक नवीन और सार्थक अनुभव प्राप्त करना हो जाता है। क्षीण कटी और कृश उदर के ऊपर चौड़े वक्ष ने अथाह करुणा के समुद्र को ही नहीं बांध रखा था। वह मनुष्य की क्रूरता के हर रूप को
अपनी गहराई में डुबो देने की अमोघ शक्ति रखता था। जिस हृदय में विश्व भर की मंगल कामना रहने का स्थान पा सकी, वह किसी की क्रूर हिंसा को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता था। क्षमा लघु से विराट का नहीं, विराट से लघु का प्राप्य है। विभिन्न विचारों के केंद्र सा बड़ा सिर, चिंतन रेखाओं से युक्त माथा, स्वाभिमान का पता देती हुई सीधी नासिका और दृढ़ निश्चय व्यक्त करती हुई चिबुक का सौंदर्य पे कोई दावा नहीं था, परंतु एक बार उस मुख को देखकर भूलना कठिन ही नहीं, दुष्कर था। ऊपर का और उससे कुछ बड़ा नीचे का ओठ किसी कुतूहली बालक की प्रसन्न सरल हंसी से उद्भासित रहता था। उन हास्योज्वल ओठों को देखकर जिज्ञासा होती थी कि क्या मर्म को छू लेने वाली वाणी पर इसी हंसी से पैनी और लक्ष्य भेदी धार रखी जाती है। मानव के हर्ष विषाद का कोई भी धीमे से धीमा स्वर अनसुना न रह जावे, इसी से संभवतः नियति ने उन कानों को कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और बड़ा बनाया। वे बड़े कान उस बड़े मस्तक के उपयुक्त होने पर भी अपनी बनावट के कारण उसे कुछ असामान्यता देते थे। उस मुख पर सबसे अधिक आकर्षक आंखें थीं, जो कानों के समान बड़ी न होने पर भी अपने प्रभाव में असामान्य थीं। उनकी दृष्टि सामने खड़े व्यक्ति के अंतरतम को भेदने के साथ ही साथ उसे एक अनिर्वचनीय आत्मीयता की सीमा में खींच लेती थी। उन आंखों में दुराव छिपाव के मेघखंड न होकर विश्वास का मुक्त और विस्तृत आकाश रहता था। उस अद्भुत और चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी का प्रभाव विविध था। किसी ने उसे जादूगर कहकर अपने और उसके बीच लक्ष्मण रेखा खींच ली, तो किसी ने अर्धनग्न फकीर का विशेषण देकर उसके संपर्क को उपेक्षणीय मान लिया, और कोई उसकी साधना की दीप्ति से खिंचकर वैसे ही समीप पहुंच गया जैसे दीपक की लौ पर पतिंगा जा पड़ता है। पतिंगे के लिए झुलसने से अधिक कष्ट लौ से दूरी रहती है। उसी को ज्ञात होता था कि वह ऐसे प्रिय अतिमानव के निकट पहुंच गया है जिसकी दृष्टि में चंदन और हंसी में फूल हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना गांधी के लिए अहम था। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, जिनमें अपनी वेशभूषा का इस्तेमाल भी शामिल था। तकली काटने के मामूली काम में लगे हुए किसी गरीब की तरह लंगोटी और चादर में लिपटे हुए इस इंसान ने अपनी धज से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। उसके ज़रिए उन्होंने गरीबी की गरिमा, मेहनत की कीमत, सभी हिंदुस्तानियों की बराबरी और अपनी सभ्यता की महानता का झंडा बुलंद किया। आइए एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमा टार्लो की ज़ुबानी गांधी की वस्त्र यात्रा का एक किस्सा सुनते हैं। कपड़ों की अपनी ज़ुबान होती है और उसकी अपनी ताकत होती है। गांधी के कपड़ों की ज़ुबान ने हिंदुस्तान की सीमाओं को पार कर लिया था। ऐसे हिंदुस्तान की जहां ढेर सारी ज़बानें थीं और जिसका बड़ा तबका तालीम से महरूम था। यही नहीं, गांधी की यह छवि सांस्कृतिक सीमाओं के भी परे जा चुकी थी। पश्चिम पर गांधी का जो असर पड़ा, उसे बढ़ाने में उनकी इस छवि की भी हिस्सेदारी थी। वहाँ के लोगों को साधारण कपड़ों और संत की मुद्रा में गांधी सूली पर टंगे हुए ईसा मसीह से मिलते जुलते लग रहे थे। 19वीं सदी के अंतिम हिस्से में बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने यूरोपीय पोशाक को अपना लिया था, लेकिन गांधी उनसे इस मायने में अलग थे क्योंकि वे इलीट न थे और न ही वे वैसे माहौल में पले बढ़े थे जहां अंग्रेज़ों के रहन सहन का काफ़ी असर हो। 1869 में एक इज्जतदार वणिक परिवार में उनका जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ काठियावाड़ में। ढेर सारे पढ़े लिखे शहरी लड़कों की तरह अक्सर गांधी धोती के साथ शर्ट पहनते थे और कभी कभी कोट भी पहनते थे। उन दिनों अहमदाबाद की मिल का राइफल ब्रांड कपड़ा फैशन में था और गांधी को भी वो पसंद था। जो भी हो, जब किशोर गांधी को मालूम हुआ कि वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे हैं, तो उन्होंने फौरन वहाँ के लिए माकूल कपड़ों का इंतज़ाम किया। हालांकि छोटा जैकेट उन्हें थोड़ा ओछा मालूम पड़ा। उनको फिक्र थी कि लंदन में वे सबसे एकदम अलग न दिखें।
उनके लिए लंदन सभ्यता का केंद्र था और उसमें फिट होने के लिए वे हिंदुस्तानी होने की किसी भी बाहरी निशानी में फेरबदल करने को तैयार थे। लंदन रवाना होने के ठीक पहले उन्होंने अपनी चुटिया तक हटा दी ताकि कोई उनका मजाक न उड़ाए। जब साउथहैम्पटन के किनारे गांधी उतरे तो उन्हें ये देखकर खासा झटका लगा कि सफ़ेद फ्लानेल में उतरने वाले वे अकेले इंसान थे। अंग्रेज़ी माहौल में घुल मिल जाने का उनका इरादा बुरी तरह नाकामयाब हो गया था। वे अनाड़ी हिंदुस्तानी नौजवान नजर आ रहे थे जो कि वे थे। उनकी झेप किसी तरह दूर नहीं हुई। इंग्लिश जेंटलमैन बनने की अपनी शुरुआती कोशिश में गांधी ने अपने कपड़ों पर ध्यान देने के अलावा फ्रेंच सीखना, वायलिन बजाना और नाचना सीखना भी शुरू किया। बहुत जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि ये सब बेकार है। अलबत्ता जब 1891 में वे हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने कोट पैंट के साथ सिर पर हिंदुस्तानी पगड़ी को ही पहनना बेहतर माना। गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे फ्रॉक कोट और पैंट में। उनके कीमती यूरोपीय लिबास को देखकर वहां बंदरगाह पे आए मुसलमान व्यापारी बहुत मायूस हुए, क्योंकि वहाँ के जो प्रवासी हिंदुस्तानी थे वे या तो लंबे गाउन पहनते थे या धोती, और उस समय गांधी के कपड़ों में हिंदुस्तानी के नाम पर केवल एक चीज़ थी और वह थी बंगाली पगड़ी। अब डरबन की अदालत में मजिस्ट्रेट ने उसे भी उतारने को कह दिया। अब पगड़ी उतारना हिंदुस्तान में अपमान की बात माना जाता है। गांधी ने पगड़ी नहीं उतारी और अदालत से निकल गए। उनका इरादा था कि आगे से वे अंग्रेजी किस्म का हैट पहन के आएंगे ताकि अनचाहे विवाद से बचा जा सके। वो तो मुसलमान व्यापारी के इसरार करने के बाद गांधी ने उस घटना का खुलासा करते हुए लिखा और तब जाके वो मुद्दा बना। हम देखते हैं कि यहाँ से गांधी नाइंसाफ़ी के खिलाफ उसको सामने लाने के लिए, दूसरों को शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिनों में धीरे धीरे गांधी की पोशाक में सादगी आती चली गई। उनके बिजनेस सूट, कॉलर और टाई की जगह रेडीमेड ढीले ढाले कपड़ों और क्लमजी जूतों ने ले ली। कभी कभी वे टाट के बने हाफ पैंट और शर्ट में भी दिख जाते थे। वे कहने लगे थे कि हर दानिशमंद इंसान को बुनाई आनी चाहिए। 1913 में वे पहली बार हिंदुस्तानी पोशाक में लोगों के सामने आए। तब जब दक्षिण अफ्रीकी शासन ने हिंदुस्तानी खदान मजदूरों पर गोलियां चलाई थी, उस समय गांधी का सिर मुड़ा हुआ था और वे लुंगी कुर्ता पहने हुए थे। यह उनका शोक प्रकट करने का तरीका था। गांधी को यह लगा कि यह शोक सिर्फ उनके हृदय में न रहे बल्कि प्रकट रूप से भी दिखे। उस वक्त शोक प्रकट करने के लिए यूरोपीय लिबास पहनना उन्हें उचित नहीं लगा और उन्होंने एक गिरमिटिया मजदूर की तरह कपड़ा पहना। उन्होंने व्यक्ति के अंदरूनी जज्बे और उसके बाहरी रूप के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका से वे हिंदुस्तान लौटे काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में। यह सोचा समझा और थोड़ा अजीब चुनाव था। फिर कभी वे कढ़ाईदार किनारी वाली धोती पहनते, कभी पाजामा और ढीली ढाली शर्ट, तो कभी शॉल के साथ सादी धोती, कभी बड़ी सी पगड़ी तो कभी छोटी टोपी। थोड़े समय के लिए उन्होंने 16 हैट भी पहना। उस समय उनको बड़ी गालियां पड़ी, गद्दार गांधी तक कहा गया, क्योंकि उन दिनों 16 हैट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का प्रतीक था। बाद में गांधी ने कश्मीरी टोपी के तर्ज पर खादी की एक छोटी फोल्डिंग टोपी बनाई जो आज तक गांधी टोपी के नाम से मशहूर है। उन्नीस 1921 में गांधी ने लंगोटी जैसी आधी धोती पहनने का फैसला लिया। उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए। किसी ने उनको संत कहा तो किसी ने ढोंगी तो किसी ने सिरफिरा माना। आइए सुनते हैं खुद उनका क्या कहना था। खुलना के अकाल पीड़ितों ने जब ताना मारते हुए मुझसे कहा कि उधर लोग मर रहे हैं
और इधर आप कपड़ों की होली जला रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक लंगोटी से ही मुझे संतोष करना चाहिए और अपना कुर्ता धोती खुलना के लोगों के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन मैंने उस भावावेश पर काबू कर लिया क्योंकि उसमें अहंकार झलकता। दूसरा मौका आया जब मेरे साथी मोहम्मद अली मेरे ही सामने गिरफ्तार कर लिए गए। विरोध में मैं उसी समय कुर्ता टोपी उतार देने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि यह दिखावटीपन लगेगा। तीसरा मौका मद्रास यात्रा के दौरान आया। लोग कहने लगे कि अगर अपने विदेशी कपड़ों की होली जला दें तो फिर खादी लाएं कहाँ से, खरीदने को पैसा नहीं है। मैं काफ़ी मंथन करता रहा। हिंदुस्तान में लाखों लोग नंगे घूमते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैंने तय कर लिया कि कम से कम 1.25 महीने इस अक्टूबर के अंत तक तो मैं सिर्फ लंगोटी पहनकर रहूँगा। दूसरे दिन सुबह मदुरा में बुनकरों की सभा में मैं केवल एक लंगोटी ही पहनकर हाजिर हुआ। मेरा मकसद सिर्फ आवाम को धीरज का रास्ता दिखाना है। अगर मैं खुद लंगोटी पहनकर न रहूं, तो दूसरों को ऐसा करने को कैसे कह सकता हूं? हिंदुस्तान की गर्म आबो हवा में इससे बहुत दिक्कत भी नहीं होगी, और हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की पोशाक तो लंगोटी ही है। अवाम से गांधी के रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में सरोजनी नायडू का एक खत आपके सामने पेश है। इसका उन्वान है पीचेस ऑफ केप टाउन। 1924 की फरवरी की रात सरोजनी जोहानिसबर्ग से गांधी को लिखती हैं। It is the still small hour when a really truthful person does not know whether to say good night or good morning. Going on to about 3 o'clock. The whole of Johannesburg is profoundly asleep after its long day of toil and revel. And for the moment, it has doffed its usual daily garment of race conflict and race arrogance. I cannot sleep in South Africa. And it is all your fault. You haunt the land, and its soil is impregnated with the memory of your wonderful struggle, sacrifice, and triumph. I am so deeply moved, so deeply aware all the time that here was the cradle of Satyagraha. Do you wonder that I've been able to move thousands of men and women in the last 2 days to tears under the influence and stimulus of your inspiration? Something has come to me since I entered the Transvaal and the heart of the enemy. Even while it descends, melts between my hands as I speak, arraign, and appeal. Scores and scores of Europeans have said since I arrived that they hope and believe that what they call my brave fight will triumph. I have no doubt of that victory. Since the cause is yours, the battle yours, the soldier yours, and yours the ambassador to make peace, but peace which shall be a victory and bought with a price. I have seen your legion of old friends and followers, white, brown, and black, the whole gamut of the polychromatic scale of humanity in this land. All send you their love, especially the Phillips and Herman Kallenbach and others. How can I remember everyone who loves you? The Tamil women are very spry. They say, Gandhi के साथ जेल गया था, फिर भी जाएगा अगर तुम बोलो. From the Transvaal, I go to Cape Town, thence to Durban, of course to Phoenix, and I set my face homewards on the 16th and reach on 5th April. I shall of course fly swifter on my broken wing than any dove to see you. Padmaja has sent me an enchanting description of you in your bed jacket of doubtful Swadeshi, sitting up in bed. The letter reached me as I sat down to a banquet and read it out to an enchanted audience. Wouldn't you love some Cape pears and peaches? I'll eat them on your behalf while I'm here. And if I think they'll travel, well, I'll bring some with me. I think I must go to bed now. It is distinctly good morning, I'm afraid. I shall have hollows around my eyes tomorrow and look like a hag
instead of the charming visitor that the South African papers believe me to be. What a tragedy, especially as I have to be photographed for Indian opinion. May I confess very privately that at odd intervals, I don't feel very satyagrahi, but I am consumed with envy, malice, and wrath, because everyone is falling over his neighbor to get your darshan, and I am defrauded of my fair claim. That's arrogance on my part, is it not? But Padmaja and Peena will have their heads pinched for so basely stealing a march upon me and going off to see you the minute you had revived from chloroform. However, I am on my pilgrimage, which somehow has also become an embassy, in the course of which I have delivered your epigram as an ultimatum. Within the empire, if possible, without the empire, if necessary. Personally, my tendencies are all towards the latter portion of your saying. Au revoir. सरोजनी नायडू और गांधी दोनों दोस्तों को एक दूसरे की चिंता थी, तो उनके बीच चुहलबाजी भी थी। राजनीतिक विमर्श के अलावा वे दुनिया जहान की बातें करते थे। देखा जाए तो गांधी का दायरा काफ़ी बड़ा था, उनके असंख्य रिश्ते थे। अब उन पर समय की गर्द पड़ गई है और हम उन्हें पेचदार मानने लगे हैं। लेकिन उन रिश्तों की परतों के भीतर जाएं तो लगता है कि गांधी कितने पारदर्शी हैं। यहाँ डेनमार्क के एनी मेरी पीटरसन का जिक्र हम करना चाहते हैं। एनी शिक्षा शास्त्री थी और डेनिश मिशनरी के लिए काम करती थी। उन्हें यकीन था कि ईश भक्ति और शिक्षा इंसान को मुक्त करेगी, और उनका यही यकीन उन्हें गांधी के करीब ले आया। 1917 में वे पहली बार अपनी एक मिशनरी साथी एस्थर फेरिंग के साथ गांधी से मिली। यह एक गाढ़े रिश्ते की शुरुआत थी। गांधी उन्हें सिस्टर मारिया कह के पुकारते थे और आश्रम में वे पेरियम्मा नाम से मशहूर थीं। पत्रों और लेखों में कही गई एनी मेरी पीटरसन की कुछ बातें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इसका उन्वान है ओस से भीगा बिनौला। गांधी से मेरी कई बार मुलाकात हुई और उसने कमोबेश मेरे भविष्य का नक्शा तय कर दी। गांधी से मेरी कई बार मुलाकात हुई और उसने कमोबेश मेरे भविष्य का नक्शा तय कर दिया। हम सबसे पहले अहमदाबाद में गांधी के कोचरब आश्रम पहुँचे। उनका स्कूल, या जिसे आश्रम कहा जाता था, कुछ हद तक पुराने ऋषि आश्रम की तर्ज पर बना था। वहाँ हाथ से किया जाने वाला काम आध्यात्मिक कर्म के बराबर माना जाता था। आश्रम के लोग खुद बुनाई कताई करते थे, कुटाई पिसाई करते थे, खाना पकाने से लेकर छोटा बड़ा सारा काम अपने से करते थे। हमने वहाँ रसोई में ज़मीन पर बैठकर साथ साथ खाना खाया, साफ़ सुथरा और एकदम सादा। लेकिन मेरे लिए उसे खाना मुश्किल था, वैसे ही जैसे आश्रम में आने वाले कई हिंदू लोगों के लिए। ये खाना बिना छौंक के और बिना मिर्च मसाले के बनता था। हमें जो खाना मिला उसमें सूखी बिना खमीर वाली रोटी थी, बिना कुछ पीने की चीज़ के। उसके बाद दिन भर की मेहनत और स्कूल की पढ़ाई, शाम की प्रार्थना और सुबह की प्रार्थना। देखा जाए तो गांधी के आश्रम में शारीरिक मेहनत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन मुझे आश्रम अच्छा लगा। गांधी लोगों को उनके माहौल के मुताबिक तालीम देते थे और मैं भी ऐसी ही तालीम की हिमायती थी। बाद का एक वाक़या है, मैं यरवदा जेल में गांधी से मिली। ये वो दौर था जब हरिजनों को लेकर उनका आंदोलन उठान पर था। वहाँ अछूतों को लेकर हम दोनों के बीच तफसील से बातचीत हुई। स्कूल की व्यवस्था पर भी मैंने कई सवाल किए। मैंने गांधी से पूछा कि स्वराज आएगा तो क्या आप स्कूल जाने को अनिवार्य बनाएंगे या नहीं। इस पर उनका जवाब था कि वे हर तरह के दबाव के खिलाफ हैं,
किसी भी तरह की मजबूरी के खिलाफ हैं। खासकर स्कूल जाने की अनिवार्यता उन्हें एकदम नापसंद है। वे बोले, मुझे सबके लिए अच्छा और खुला स्कूल चाहिए ताकि सभी बच्चों और नौजवानों को अच्छी से अच्छी तालीम पाने का मौका मिल सके। लेकिन यदि स्कूल जाने को अनिवार्य बना दिया जाए तो सबसे अच्छे स्कूल की भी दुर्गति हो जाएगी। हालांकि मुझे मालूम है कि इस बात पर बहुत कम लोग मेरे साथ हैं। गांधी की ये बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। तालीम को लेकर उनके ख़यालात की मैं कायल हूँ। मुल्क की आज़ादी का उनका सपना और उनका रास्ता भी सही है। धीरे धीरे सियासी आंदोलनों में भी मैं हिस्सा लेने लगी थी। मेरी निगाह में हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में साथ देना ईसा मसीह की सच्ची इबादत थी। उसके चलते डैनिश मिशनरी मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। उनको लग रहा था कि मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ। बड़ी मशक्क़त के बाद बरसों से नेशनल क्रिश्चियन गर्ल्स स्कूल खोलने का मेरा सपना पूरा हो पाया। 1921 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में नेशनल क्रिश्चियन गर्ल्स स्कूल शुरू हुआ। इसकी बुनियाद गांधी जी ने ही रखी थी। वो आश्रम जैसा था। उसका नाम सेवा मंदिर रखा गया। स्कूल के काम के बाद का मेरा समय प्रार्थना और कताई बुनाई में जाता था। 1924 की बात है। मैंने बापूजी के लिए एक छोटा सा अपने हाथ का बुना हुआ कपड़ा भेजा। ऐसा नहीं है कि मैं इतने दिनों में और नहीं बुन पाई थी, बल्कि इसलिए कि वो देव कॉटन था और नाम के मुताबिक कोई और आम इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो बापूजी के लिए था। वो कपड़ा मेरे बगीचे में उगाए कपास का था। मैंने सुबह सुबह कपास के मुलायम नन्हे बिनौले चुने थे। उस वक्त जब वे बिनौले ओस की बूंदों से गीले थे। ओस तो ऐसे गिरी थी मानो हमारे लिए आसमान से आंसू टपके हों। मैंने कुदरत की उस भेंट को सहेज लिया था। फिर उससे खुद सूत काता ताकि कोई मशीन उसे कुचल ना पाए। मैं सूत काटती जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी। और अब मैं रो रही हूँ क्योंकि बापूजी को और हिंदुस्तान को लेकर मेरा दिल घबरा रहा है। पेरियम्मा के देश डेनमार्क की ही थी पत्रकार एलेन हॉरुप। वे शांति समर्थक थी। फासिज्म के कदमों की आहट सुन रही थी। चारों तरफ मंडरा रहे लड़ाई के खतरे के बीच उन्हें गांधी शांति स्तूप की तरह जान पड़े। उन्हें लगा कि गांधी की राह पर, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम की राह पे चल के पूरी दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। 1929 में एलेन गांधी से मिलने साबरमती आश्रम आई। भारत से लौटकर डेनमार्क में उन्होंने इंडियन स्वेनर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और आगे चलकर गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार मिले, इसका भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशंसा और लगाव के साथ आलोचना का सीधा विरोध नहीं है। इसलिए हम पाते हैं कि एलेन हॉरुप कई मुद्दों पर गांधी के विचारों से टकरा रही थी। प्रस्तुत हैं उनके पत्रों और लेखों के कुछ हिस्से, जिसका उन्वान है वर्ल्ड डे। प्रिय बापूजी, मैं आपको बताऊं कि मैं उन 2 डेनिश औरतों में से एक हूं जो आपसे 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में मिली थी। वहां किंग्सले हॉल में भोर में 4:15 बजे हम लोग आपसे मिलने आई थी और फिर आपके कमरे में ही हम लोग सो गईं। मुझे पक्का यकीन है कि अब तो आप मुझे ज़रूर पहचान जाएंगे। कराची छोड़ने के बाद से मैंने आपको नहीं लिखा है। वहाँ मुझे आपसे विदा लेने का भी मौका नहीं मिला था। हिंदुस्तान और लंदन में आपको देखने के बाद इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आप हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, इसीलिए आपका वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कभी पहाड़ पर ऊपर गए हैं या नहीं, और किसी जीते जागते इंसान से मिले बिना पूरा दिन आपने चलते चलते गुजारा है या नहीं। वहाँ ऊपर उरूज पर आसमान और पहाड़ मिलते हुए से दिखाई देते हैं।
वहाँ की खामोशी और जो खालीपन है वो अनंत के करीब आपको ले जाती है। ये नॉर्वे की बात है, जहाँ मैं पहाड़ों में भटक रही थी और तब से मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आपको मैं अपने वर्डे के मानंद देख रही हूँ। वर्डे जानते हैं आप? वर्डे कहते हैं पत्थरों के ढेर को। पहाड़ पर चढ़ते वक्त जगह की निशानदेही के लिए इसे बनाते हैं ताकि सुनसान अकेले पहाड़ों में कोई रास्ता ना भटके। वहाँ ना कोई सड़क होती है, ना कोई पगडंडी, ना इंसानी कदमों की कोई छाप होती है जिसके सहारे सही रास्ते की पहचान की जा सके। वर्डे को राहगीर बनाते हैं। वो एक के ऊपर एक पत्थर रखते चले जाते हैं ताकि वो इतना ऊंचा बने कि दूर से ही नजर आ जाए। आप ऐसे ही वर्डे हैं जिसे इंसानियत की इबादत करने वालों ने बनाया है। आप उस बुलंदी पर हैं, उस शिखर पर हैं जो धरती के हर कोने से दिखाई दे रहा है, और मेरी निगाह हमेशा आपको ढूंढती रहती है। समय गुजरता गया। मैंने देखा कि हिंदुस्तान में अछूत माने जाने वाले लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं। उनको मंदिर के भीतर जाने का हक मिले, इसके लिए आप उपवास कर रहे हैं। इस वजह से आप पर जानलेवा हमले हुए और आपने पूरी पुरोहित जाति को अपने खिलाफ कर लिया। आपने साफ साफ बताया कि पाक मजहबी किताबों में, पवित्र धर्म ग्रंथों में अछूत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यदि मान लिया जाए कि जिक्र है भी तो वो इंसानियत के खिलाफ है और ईश्वर के नाम पे उसे नहीं माना जा सकता। हरिजनों के साथ आप जो यात्रा कर रहे हैं उसमें हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा ठहरकर सोचना होगा। हमें यह समझना होगा कि अछूत हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था की ही उपज है। आप अछूतों के हक के लिए लड़ रहे हैं मगर वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। सच पूछिए तो पहले मुझे लगता था कि हिंदुस्तान का मतलब गांधी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में भी कई और तरह के आंदोलन हैं और मैं कई मुद्दों पर आपसे अलग हटकर सोचती हूँ। किसानों, कामगारों के साथ आपके काम की मैं मुरीद हूँ और उसमें आपके नक्शे कदम पर भी चलती हूँ। औरतों के बारे में मैं आपके ख्यालात जानती हूँ। आप औरतों की तारीफ करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। आपने औरतों को घर की चारदीवारी से निकालकर खुले मंच पे लाने का काम किया है, उन्हें अलहदगी से, पर्दे से छुटकारा दिलाया है। ये बड़ी बात है। फिर भी मुझे लगता है कि आखिरकार आपका दिमाग एक मर्द का ही है और उस पर भी एक हिंदू मर्द का। राजनीतिक आंदोलन की ज़मीन पर खड़े गांधी की एक एक हरकत को लोग बारीकी से देख रहे थे। 1938 की बात है। पंजाब के एक कॉलेज की छात्रा ने छेड़छाड़ की घटना के सिलसिले में गांधी को एक पत्र लिखा था। उसने पूछा था कि इस हालत में लड़कियां कैसे अहिंसा के रास्ते पर चल सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं, और इस तरह का भद्दा बर्ताव करने वालों का इलाज क्या है। इसका जवाब देते हुए गांधी ने हरिजन पत्रिका में स्टूडेंट्स शेम उन्वान से एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने इस दिनों दिन बढ़ रही बुराई पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। उनका कहना था, इस तरह के तमाम मामले अखबारों में छपने चाहिए और नौजवान लड़कियों को अपनी हिफाजत करने की कला सीखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि एक मॉडर्न लड़की आधा दर्जन रोमियो की जूलियट बनना पसंद करती है। वह सर्दी, गर्मी और बरसात से अपने बचाव के लिए नहीं, ध्यान खींचने के लिए कपड़े पहनती है। अहिंसा का रास्ता ऐसी लड़कियों के लिए नहीं है। गांधी की सलाह को पढ़कर कलकत्ता से 11 नौजवान लड़कियों ने उन्हें खत लिखा कि बेशक कुछ लोगों की नज़र में मॉडर्न लड़कियों के लिबास और तौर तरीके वैसे नहीं होते जैसा वे चाहती हैं, मगर आपका उन्हें इस तरह से पेश करना कि वो दिखावे के लिए सब करती हैं, दरअसल पूरी औरत बिरादरी की बेइज्जती है। बेहतर चरित्र और शालीन बर्ताव की उम्मीद सिर्फ मॉडर्न लड़कियों से ही नहीं, लड़कों से भी की जानी चाहिए। भले कुछ लड़कियां दर्जनों रोमियो की जूलियट बनना चाहती होंगी, मगर आपकी इस बात में उन आधा दर्जन रोमियो का जिक्र भी शामिल है जो सड़कों पर एक जूलियट की तलाश में भटकते फिरते हैं। इसी से पता चलता है कि सुधार की असल ज़रूरत कहाँ है।
अंत में उन नौजवान लड़कियों ने गांधी को कहा कि ऐसा नहीं कि मॉडर्न लड़कियां आपकी इज्जत नहीं करती, हाँ उनसे नफरत की जाए या उन पर दया की जाए इसकी वे पुरजोर मुखालफत करती हैं। अगर वे सचमुच गुनहगार हैं तो अपने जीने के तौर तरीके बदलने को तैयार हैं, मगर बुरा भला कहने से पहले उनकी गलती यदि कोई है तो उसे पूरी तरह साबित किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से आपकी यह टिप्पणी एक बार फिर उस पुराने मुहावरे को बल देती है कि औरतें नरक का द्वार हैं। बहस तीखी थी। इसका जवाब गांधी ने दिया और उसे छापा। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। हाँ, तर्क और संवाद की ताकत का दामन गांधी ने नहीं छोड़ा। चलिए देखते हैं कि लाहौर की ताज साहिबा क्या कह रही हैं। उनके लेख का उन्वान है चरखा। आज से 70 बरस पेशतर के ज़माने पर निगाह डालो तो हर घर में, हर घराने की बहू बेटियों के लिए चरखा काटना सुगड़ापे की निशानी का एक ज़रूरी हिस्सा समझा जाता था। और चरखे की बदौलत आपस में ऐसा इत्तेफाक था कि अजीज़ तो अजीज़ हमसाए तक यकदिल हो रहे थे, क्योंकि हर मोहल्ले में चरखा काटने वालियों का एक अड्डा होता था जिसे हम चरखे की महफिल कहें तो बेजाना होगा। वहाँ मोहल्ले की सब लड़कियाँ और औरतें जमा होकर चरखा काटती और आपस में दिल खुशकन बातें करती, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता और इत्तेहाद में तरक्की होती थी। चरखे बद बद के काटे जाते थे। जो सबसे ज़्यादा काटती उसकी घर घर तारीफ़ें होती। जो लड़की अपनी पिटारी सबसे पहले ख़त्म कर लेती उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच जाती, और जो पीछे रह जाती उसे सुस्त कहा जाता, मगर उसकी बोतियां सब मिलके पूरा कर देती ताकि उसका दिल आज़ुदा ना हो। गरज उस वक्त खानादारी के काम धंधे के बाद चरखे का शगल नहायत ज़रूरी था, जो रोशनी के ज़माने में मुफीद समझा जाता है, जिसे काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता था। चरखा तोहफे के तौर पर भी दिया जाता था। चरखे की तारीफ़ में मज़े मज़े के गीत गाए जाते थे और उसे तरह तरह की तरकीबों से सजाया जाता था। बहरकैफ चरखा उस ज़माने की बेहतरीन चीज़ थी। लेकिन जब मगरिबी तहज़ीब का दौर आया, मुअज़्ज़ब घरों ने चरखे का बायकॉट कर दिया। बेचारा शहर वालों से मुंह छुपाकर गांव में जा पड़ा, जिसे वो अभी तक सीने से लगाए हुए हैं, या फिर वो किसी गरीब बेवा की मुसीबत का मददगार बना। खुदा भला करे महात्मा गांधी का, जिन्होंने चरखे की तहरीक को फिर जिंदा किया और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। अगर इस पर गौर करें तो चरखा वाकई निहायत मुफीद और कारआमद शय है, जिसकी बदौलत हम इस ज़माने के कपड़े के कहत को बहुत कुछ दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख़याल में यह औरतों की वर्जिश का निहायत उम्दा सामान है। अगर दिन भर में 2 घंटे भी चरखा काटा जाए तो वर्जिश की वर्जिश और काम का काम हो जाए। गोया एक पन दो काज, जिसकी मदद से हम अपने ज़रूरियात के बहुत से पारचात भी बनवा सकते हैं। गो कि ये पारचात विलायती पारचात के मुकाबले भद्दे होंगे, लेकिन अपनी मेहनत और मुल्क की बनी चीज़ भद्दी भी अच्छी और काबिल कद्र मालूम होती है। सोए मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों, आपको चाहिए कि चरखे को अपने अपने यहाँ रिवाज दें और अपनी बहनों बच्चियों को चरखा काटने का हुनर सिखाएं, ताकि हमारा मुल्क भी कुछ आसूदा हाल हो। चरखा काटना कोई ज़िल्लत की बात नहीं। चरखे के बने हुए सूत के काते कपड़े पहनना कोई ज़िल्लत की बात नहीं। महात्मा गांधी भी इसी चरखे के काते हुए सूत के बने कपड़े पहनते हैं, लेकिन सारी दुनिया में उनकी इस कदर इज्जत है जिसका अंदाज़ा कलम की ज़बान से नामुमकिन है। मैं बिला खौफ कह सकती हूँ कि उनकी ज़्यादा इज्जत भी इस वजह से है कि वो गाढ़े कपड़े पहनते हैं, और उन्हें बेताज बादशाह भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने मुल्क की दस्तकारी पर दिलो जान से फिदा हैं। सो आपको भी चाहिए कि चरखे की बदौलत बने हुए कपड़े को निगाहे हिकारत से ना देखें, बल्कि उन्हें पसंद कर अपने यहाँ रिवाज दें। मैंने तो अपने दिल में अहद कर लिया है कि जिस तरह दीगर काम हर रोज़ अंजाम देती हूँ, उसी तरह बिला नागा चरखा भी अब हर रोज़ 2 घंटे काटूंगी। सो मैंने चरखा काटना शुरू कर दिया है। आओ मेरी बहनों, तुम भी मेरे साथ अहद करो और चरखे को मकबूल नज़र बनाओ। आप मेरे इस मजमून को सुनकर ना हंस दें, बल्कि चरखे के फ़वाइद सोचें, ताकि आपका दिल भी इसकी ओर रुजू हो।
मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि सेंट्रल इंडिया में औरतों ने महात्मा गांधी की तहरीक को बड़ी खुशी के साथ कबूल किया है और घर घर चरखे काटे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हिंदू बेगमात ने भी बड़ी खुशी के साथ चरखा काटना कबूल किया है। तो फिर क्या वजह है जो बाकी मुल्क की मस्तूरात महात्मा गांधी की आवाज़ पर लब्बैक न कहें? खुदा करे वो दिन जल्द आए जबकि हमारे हिंदुस्तान के हर एक घर से चरखा काटने की आवाज़ आए और कपड़े का जो कहत हिंदुस्तान के गरीब पर नाजिल हो रहा है वो हम औरतों की हिम्मत से दूर हो। यहाँ पर हमारी आंखों के सामने चरखा चलाते हुए गांधी की तस्वीर कौन जाती है और याद आती है उस मशहूर तस्वीर को खींचने वाली अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गरेट बर्क वाइट। उनको देखते ही गांधी अक्सर मजाक में कहते थे कि लो अब मुझे टॉर्चर करने वाली आ गई। बात व्यवहार और अपने यकीन में गांधी बहुत बार अबूझ जान पड़ते हैं। कई बार वे अड़ जाते हैं, जैसे गर्भ निरोध के उपाय को लेकर। औरतों के हक पर काम करने वाली एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर ने गर्भ निरोध के मुद्दे पर उनसे लंबी चर्चा करने के बाद लिखा था कि गांधी कई बातों को अनसुना कर देते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सामने एक दीवार सी हो। लोगों ने गांधी की जिद झेली है, सिर्फ उपवास को लेकर ही नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों में भी। लेकिन वे पुनर्विचार करते हैं और बदलाव के हामी हैं। इतना साफ नज़र आता है कि आंदोलन हो या व्यक्तिगत जीवन, गांधी ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। इस राह में अपने साथ तो उन्होंने ज़्यादती की ही, कस्तूरबा और अपने बाकी करीबी लोगों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। आइए उनकी हत्या के बाद का शोक संदेश सुनते हैं। 30 जनवरी 1948 दिन शुक्रवार, गांधी ने शहादत दी। इशू की तरह ही अपनी शहादत के तीसरे दिन आज जब वे जी उठे हैं दोबारा, तो मुझे लग रहा है कि हमारा यूं आंसू बहाना पाप है। आखिर वे मर कैसे सकते हैं? वे जिन्होंने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, वे जिन्होंने साहस और आस्था से दुनिया को आत्मा की असलियतें बताईं, वे जिन्होंने बतलाया कि आत्मा की ताकत हजारों सालों से संगठित की गई सेनाओं, दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाओं की ताकत से बड़ी होती है। वे छोटी कदकाठी के नाजुक से इंसान थे। उनके पास न बहुत पैसे थे और ना ही शानदार कपड़े। उनके पास सुई की नोक बराबर भी ज़मीन नहीं थी। फिर भी दुनिया के ताकतवर साम्राज्यों से उन्होंने लोहा कैसे लिया? कैसे दुनिया की ताकतवर सेनाओं का ऐश्वर्य उनमें समाया? वे दिखने में बहुत छोटे से थे। उनका शरीर बच्चों के समान था। वे उपवास करते थे ताकि गरीब के जीवन की कमियों को वे महसूस कर सकें। वे तालियों और शाबाशियों के लिए नहीं जीते थे। वे अपने सोचे और कहे गए आदर्शों पर सच्चाई से अमल करते थे। मनुष्य के लालच और होड़ से उपजी हिंसा जब उसे बर्बादी की ओर धकेल रही थी, दुनिया की गंदगी बेजान पत्तों के ढेर के समान जमा थी और युद्ध के मैदान निष्प्राण फूलों से आच्छादित हो रहे थे, तब वे अहिंसा के अपने आदर्श पर अडिग खड़े थे। उनका मानना था कि यदि सारी दुनिया मार काट में उलझ जाए और सारा खून बह जाए, तब भी आखिरकार हासिल कुछ नहीं होगा। नई सभ्यता की नींव अहिंसा पर ही रखी जाएगी। याद कीजिए, 1924 में हिंदू मुसलमान एकता की अपील के लिए उन्होंने अपना पहला उपवास रखा था। मैं उस मुहिम में उनके साथ थी। पूरे देश की सहानुभूति उस मुहिम के साथ थी। उनका अंतिम उपवास भी हिंदू मुसलमान एकता की अपील के लिए ही था। लेकिन इस बार देश उनके साथ नहीं जुड़ा। देश अब इस कदर बढ़ चुका है, यहाँ इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है, इतनी नफरत फैल गई है कि लोग आजकल सिर्फ एक दूसरे पर शक करते हैं। किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, मानो इस देश की संस्कृति और उसके मूल्यों से उनका कोई वास्ता नहीं। अफसोस
कि हमारे समय का सबसे बड़ा हिंदू, जो हिंदू धर्म के दर्शन और व्यवहार का सबसे बड़ा पैरोकार था, उसे ही एक हिंदू के हाथों मार दिया गया। हिंदू अधिकारों के नाम पर, हिंदू दुनिया बसाने के नाम पर तुमने अपने बीच के सबसे श्रेष्ठ हिंदू को ही मार दिया। लेकिन अब निजी क्षति का शोक नहीं करना हमें। छाती कूटकर, बाल नोचकर रोने का वक्त अब चला गया। अब वक्त है साथ खड़े होकर ऐलान करने का। मुझे याद है कि उनके अनेक उपवासों में मैं साथ रही हूँ। उन दिनों मैं उनकी देखभाल करती थी, उन्हें हंसाती थी, क्योंकि वे अपने दोस्तों से हंसी का उपहार मांगते थे। उन दिनों मैं सोचा करती थी, अगर कहीं वे सेवाग्राम में मर गए तो, अगर कहीं नुआखाली में मर गए तो, और अगर किसी दूर दराज इलाके में मर गए तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा ही हुआ कि वे शहंशाहों के शहर में मारे गए, वैभवशाली प्राचीन हिंदू साम्राज्य के शहर में मारे गए। जहां मुगलों की शान बढ़ी, उस ज़मीन पर मारे गए। वे एक ऐसे शहर में मारे गए जिसे राजधानी बनाए जाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उसे हासिल किया। ठीक ही हुआ, वे दिल्ली में मारे गए। उन्हें भी शहंशाहों के बीच दफनाया गया। उनकी जगह शहंशाहों के बीच ही होनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े शहंशाह थे। वे अहिंसा के अग्रणी सिपाही थे, इसलिए उन्हें शूरवीर सैनिकों की तरह शान से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दिल्ली आज के बाद सिर्फ 7 बार की उजड़ी और बनाई गई राजधानी नहीं रही। अब वह इस कृशकाय अदम्य साहस से भरे क्रांतिकारी की पवित्र शरण स्थली भी कहलाई जाएगी। जिसने इस देश के लोगों को आज़ादी दिलाई, उसका अपना झंडा दिलाया। मेरे गुरु, मेरे लीडर, मेरे पिता की आत्मा शांत ना हो। हे प्रभु, इनके शरीर की राख बुझे नहीं, बल्कि वह इस तरह स्पंदित हो, इस कदर स्फुरित हो कि चंदन की लकड़ी की राख, उनकी हड्डियों का चूरा पूरे हिंदुस्तान को फिर से जिंदा कर दे। मेरे पिता, तुम शांत मत होना, हमें भी शांत मत होने देना। ये थी सरोजनी नायडू। अंत में हम चलते हैं गांधी के बाद के हिंदुस्तान में। उसकी झलक दिखला रही हैं इस्मत चुगताई की रचना कच्चे धागे। लेखिका के सवाल आज भी हमारे सामने रूबरू हैं। आज गांधी जयंती है। शहर में कितनी चहल पहल है। फूलों और तिरंगे झंडों से अरास्ता पैरास्ता मोटरें अपनी आगोश में नौदौलतीय सेठों को दबाए फर्राटे भर रही हैं। बर्फ़ जैसी सफ़ेद खद्दर में या आबनूसी पुतले जैसे काले सफ़ेद का चितकबरा मिलाप। दौलत बिना कहे सुने उन पर टूट पड़ी है। हाथों में तिरंगे झंडे हैं और अमेरिकन खिलौने। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी सस्ते सर्कस का इश्तहार चला आ रहा हो। आज बापू का जन्मदिन है ना, लेकिन परेल और लाल बाग की चालों में ये कैसी मुर्दनी छाई है, जैसे हजारों मौतें हो गई हों। चाल वालों के कपड़ों में रंग क्यों नहीं? उनके हाथों में तिरंगे गुब्बारे क्यों नहीं? बापू तो जनता के थे, फिर ये चोर बाजार के ही हत्थे क्यों चढ़ गए? जैसे पुराने ज़माने में देवताओं को उड़ा लिया था, उसी तरह से इन्हें भी शोकेस में सजा दिया, तिजोरियों में मर दिया, लेन देन के तराजू के पलड़े पे पटखरी बनाकर डाल दिया, मिठाई और बिस्किट के डिब्बों पर चिपका दिया, जूते के इश्तहारों पे टांग दिया। उनके बिना कोई धंधा नहीं चलता। इधर मेरे मामू जान भी सुबह से ड्राइंग रूम में बैठे तकली नचा रहे हैं। कभी वे ब्रिटिश सरकार के दिलबंद रह चुके थे, लेकिन तूफान की खबर पाकर जल्दी से नमक के सत्याग्रह में कूद पड़े और नमक बनाने लगे। तकली नचाते जाते हैं और सोच रहे हैं, भंगियों की हड़ताल तालिबे इल्म की मदद से ना टूट सकी, ये वार खाली गया। अब तालिबे इल्मों की हड़ताल किसकी मदद से तोड़वाई जाए? इधर मेरे नाना जान सुबह से बैठे जूझ रहे हैं, पर तकली उनके तकले से बल निकाले दे रही है।
वो रुई का टुकड़ा पसीने में डूबकर चूहे की शक्ल का हो गया है। 3 तकलियां बदल चुके हैं, पर हर नई तकली उन्हें नया नाच नचा रही है। वे उकड़ू भी बैठे, पालथी भी, 2 जानू भी हुए, लेकिन कोई भी तकली मामू जान की तकली की तरफ फर्राटा नहीं मारती। वे झुंझलाते हैं तो मामू जान मुस्कुराते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो, किबला रियाज की ज़रूरत है, रियाज की, ये मर्तबा यूं ही हाथ नहीं लग जाया करता। मेरे नाना जान का एक पैर हिंदुस्तान में है तो दूसरा पाकिस्तान में। यहाँ अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत का वास्ता देते हैं तो वहाँ इस्लाम की दुहाई। पर ऐसा लगता है नाना जान की चीख पुकार में दम नहीं रहा। दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं। दुख और खौफ से पथराई हुई आंखें वे गांधी जी के उस मुजस्समे की तरफ फेर लेते हैं जो बंगले के बीचों बीच नस्ब है, और हर आने जाने वाले को जताकर नाना जान वहाँ रोज़ फूल चढ़ाकर दंडवत करते हैं। आज बापू की जयंती के मौके पे नाना जान को तकली के नखरे बड़े खल रहे हैं। वे सूत काटते समय उसमें मोटी मोटी गालियाँ भी पिरोते जा रहे हैं, मगर अड़ियल सूत भी उनसे शर्त बांधकर मुकाबला कर रहा है। मरूड़ियाँ देते देते चुटियाँ थक गई हैं, पोरे सहला रहे हैं, पर मजाल है जो कमबख्त सूत 2 इंच आगे खिसक जाए। मुल्क में बड़ी अफरा तफरी मची है। जिधर देखो बेईमानी, धोखेबाजी, बापू की तालीम को भूलकर सब लोग लूट खसोट पे तुले हुए हैं। ऐसे में कोई ईमानदारी का व्यापार करे तो कैसे करे? माल को बाजार नहीं मिलता और बाजार को ग्राहक नहीं मिलते। जब माल कोठों में पड़ा सड़ रहा हो तो कोई मजदूर को मजदूरी कहाँ से दे? अब नेता ये नहीं बताते कि ग्राहकों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। खरीदार का बीज तो सिवाय अमेरिका के कहीं पैदा नहीं होता। अमेरिका ने क्या मज़े से सारे मुल्कों में डॉलर के बीज बोकर ग्राहकों के खलिहान कायम कर दिए हैं। जनान खाने में मुमानी भी बैठी तकली को मथकर अपने जीवन का अमृत निचोड़ने में लगी हैं। बावजूद कोशिशों के वे खद्दर ना पहन सकी। उनका नाजुक जिस्म खद्दर के घिसे ना सह सका और हमेशा फपक उठता। गर्मी दाने, फोड़े, फिर फुंसियाँ हो जाते। मुमानी तकली घुमा रही हैं, लेकिन उनकी उंगलियां लरज रही हैं, क्योंकि मामू जान की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस राज भी मामू जान से तकली चलाना सीख रही है। मुमानी जान के हाथ से सूट टूट जाता है। वे तकली ऐसे चला रही हैं जैसे किसी का गला घोंट रही हों। वे अपनी सारी बदनसीबी अपने औलाद ना होने को महमूल करती हैं। अगर आज उनकी गोद में एक लड़का हुमकता होता तो मियाँ की मजाल न थी जो यूँ सीने पे सौत चढ़ाते। कौन जाने जिस तकली ने स्वराज दिया, क्या वो उन्हें एक बेटा नहीं दे सकता? तकली नाच रही है, वे मुस्कुरा रही हैं, उस कच्चे धागे को इकलौते बेटे की तरह परवान चढ़ता देख रही हैं। एक सूत, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, सारे मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाएंगे। यूं आज बापू के जयंती के रोज़ आत्माएं शुद्ध हो रही हैं, गंदी और घिनौनी आत्माएं। मगर लाल बाग और परेल के इलाके में एक भी तकली नाचती नजर नहीं आती। दूर कामगार मैदान में बम्बई के मेहनतकश जिंदगी के नए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ छटनी के धार से जख्मी मजदूर, फीसों के वार से कुचले हुए तालिबे इल्म और कम तनख्वाह और महंगाई के मारे क्लर्क और मुअल्लिम जमा हुए हैं। तीसरी जंग के खिलाफ अमन का अज़्म लेकर 25,000 जाने उम्मीद भरी नज़रों से आज़ाद मुल्क के रहनुमाओं की तस्वीरों को तक रहे हैं। कौन कहता है ये निहत्थे हैं? इनके हाथों में बड़े मजबूत हथियार हैं जिसके तखय्युल से ही सल्तनतें लरज रही हैं और डॉलर के पुल टूट रहे हैं। ये नज़र ना आने वाले 25,000 फौलादी तारों की ऐसी मजबूत रस्सी बट रहे हैं जो सारी फासिस्ट कुव्वतों का गला घोंट डालेगी। तभी तो कामगार मैदान के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। नाजायज शराब पे पहरा नहीं,
काले बाजार पे पहरा नहीं, चोर उचक्कों पे पहरा नहीं, दुनिया भर की गलाज़तें फल फूल रही हैं, लेकिन अमन चाहने वालों पर पहरा है। मौत बेलगाम तरारे भर रही है और जिंदगी के लबों पे ताला है। आज मैं इस मजमे के दरमियान कहाँ खो गई हूँ? इन 50,000 आंखों में मेरी आंखें कौन सी हैं? मेरी उलझनें, मेरी परेशानियां, मेरा ज़ाती दर्द कहाँ है? मगर अपनी वुसअत पे खुद हैरान हूं मैं। ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ये 25,000 दिल और 50,000 आंखें मेरी ही तो हैं। ज़रा और नज़र उठाऊं तो 25 लाख, 25 करोड़। नहीं, मुझे गिनती मालूम करने की ज़रूरत नहीं। इस तूफान में मैं भी एक कतरा हूं और हर कतरा तूफान है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।